बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। हमने पासिंग मार्क्स सिलसिले की पहले 2 वीडियोस अपलोड की हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोग कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए बगैर शॉर्ट या लॉन्ग आप पेपर में पासिंग मार्क्स किस तरह हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको 9th और 10th का बोर्ड का 2019 का पेपर भी दिखाया था और उसमें हमने काउंट किया था कि उसमें 15 MCQs हैं, हर एक का 1 नंबर है। इस तरह 15 मार्क्स आप वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद 9th और 10th क्लास में कम अज़ कम जो है 9 डेफिनेशंस आती हैं एक पेपर में, तो हर डेफिनेशन 2 मार्क्स की है और उसके आप 18 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह ये 33 मार्क्स बन गए। और उसके बाद 8 मार्क्स का एक थ्योरम होता है और थ्योरम अगर आप कर लेते हैं तो आपके टोटल 41 मार्क्स हो जाएंगे बगैर कोई क्वेश्चन सॉल्व किए। और इन 41 में से आपको 25 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। उसके बाद इस सिलसिले का जो पार्ट 2 था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 9th और 10th की दोनों बुक्स में टोटल कितने MCQs हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं, टोटल डेफिनेशंस कितनी हैं वो कहाँ पे हैं और आपको उनमें से कितनी डेफिनेशंस अटैम्प्ट करने हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि 9th क्लास में कौन कौन से यूनिट्स में से थ्योरम आते हैं और 10th क्लास में कौन कौन से यूनिट्स में से थ्योरम आते हैं और उन यूनिट्स के अंदर कितने कितने थ्योरम्स हैं और कौन सा यूनिट जो है उसके थ्योरम्स इजी हैं और वो आप प्रिपेयर कर लें। तो आज इस सिलसिले का लास्ट लेक्चर है, पार्ट नंबर 3। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरम जो है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्मली बच्चे जो हैं वो थ्योरम को एक बहुत मुश्किल चीज़ समझते हैं बिकॉज वो उसको ज़ुबानी याद करने की या उसका सादा लफ्ज़ों में कह लें रटा लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से थ्योरम उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ के और उसके मुताबिक चलेंगे और उसको समझ लेंगे एक दफ़ा थ्योरम को और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो थ्योरम बहुत ही आसान होता है, फ्री के मार्क्स होते हैं। और थ्योरम करवाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरम के जो पार्ट्स हैं हर पार्ट के कितने कितने नंबर होते हैं और अगर आप पूरा थ्योरम नहीं भी सॉल्व कर सकते उसमें से हाफ भी कर लेते हैं तो आप हाफ मार्क्स जो हैं वो उसमें से हासिल कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 9th क्लास के यूनिट 12 का फर्स्ट थ्योरम लिया और इससे मैं आपको समझाता हूँ कि थ्योरम के कौन कौन से हिस्से होते हैं और आपने इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 12.1.1 9th क्लास का यूनिट 12 का फर्स्ट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड। अब इसमें एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट यहाँ तक गिवन है, ये हमें बताया गया है स्टेटमेंट के अंदर। इसको स्टेटमेंट को उर्दू में कहते हैं दावा-ए-आम और पेपर में सिर्फ ये स्टेटमेंट आएगी, बाकी सब सारा जो है काम वो आपने खुद करना होता है। और उसके बाद ये जो पार्ट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, इसको हमें साबित करना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी आपको टर्मिनोलॉजी बता दूं जो थ्योरम्स में यूज़ होगी। ये हमारे पास जो है जिसकी दोनों साइड्स पे एरोज होते हैं इसको हम कहते हैं लाइन इंग्लिश में और उर्दू में इसको कहते हैं ख़त। तो अगर हमारे पास सपोज़ ये लाइन है, इसके एंड्स के नेम्स हैं AB, तो हम इसको लिखेंगे AB और इसके ऊपर यूं करके एक लाइन बनाएंगे। तो ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, ऊपर डबल एरोस का मतलब है कि ये एक लाइन है, इसको दोनों साइड्स पे जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी एक साइड जो है यहाँ से हम कट कर दें, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक साइड पे आप जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। इसके भी अगर नेम्स हों AB तो इसको हम कहते हैं रे इंग्लिश में और उर्दू में इसको कहते हैं शुआ। शुआ मीन्स के जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरी साइड पे जितना मर्जी बढ़ा लें। जैसे आप कहते हैं कि सन की रेज हैं तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सन है और दूसरी साइड पे जहाँ तक आगे कोई रुकावट नहीं आएगी वो रेज चलती जाती हैं। तो इसको अगर हमने इसका जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखेंगे AB और इसके ऊपर इस तरह एरो बनाएंगे जिसपे एक साइड पे एरो हेड होगा। तो इट मीन्स कि ये एक रे है या एक शुआ है और ये ख़त या एक लाइन है। अगर हम इसकी दोनों साइड्स को कट कर दें, यानी दोनों साइड्स पे हम इसको नहीं बढ़ा सकते, जितनी भी इसकी लेंथ है उतनी की उतनी ही रहेगी, इसमें कमी या इजाफा नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट
सेगमेंट मीन टुकड़ा या पार्ट। तो ये एक लाइन थी, उसको हमने दोनों साइड से उसके एरोस को कट कर दिए और इसकी फिक्स लेंथ होती है। इसको उर्दू में कहते हैं किताए खत। एक खत का टुकड़ा, उसमें से काटा गया पीस। तो इसका सिंबल ये होता है कि आप ए बी लिख के इसके ऊपर इस तरह एक लाइन लगा देते हैं। तो ये जो है इस तरह का सिंबल, इस तरह का और इस तरह का, ये आपको थ्योरम्स में यूज़ करना होते हैं। इसके अलावा दो और सिंबल्स हैं। एक है हमारे पास पैरेलल का सिंबल। पैरेलल का जो सिंबल है ये होता है टू लाइंस हम इस तरह वर्टिकल लगा देते हैं। इट मीन्स के जो चीज़ इधर लिखी है और जो चीज़ इधर लिखी है वो दोनों आपस में पैरेलल है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी अगर एक लाइन है और दूसरी लाइन उससे 90 डिग्री के एंगल पे है, तो इसका सिंबल ये होता है। तो ये सिंबल और ये सिंबल, ये दोनों भी हम नॉर्मली थ्योरम्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब थ्योरम जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले आप ये होता है कि आपने इसका ये जो दावा आम या स्टेटमेंट है इसको पढ़ के सबसे पहले आपने इसकी फिगर बनानी होती है। और फिगर का जब आप चेक कर रहे होते हैं थ्योरम को, तो फिगर का 1 नंबर होता है 1 मार्क। लेकिन फिगर जो है उसके मुताबिक हमें बाकी तमाम चीज़ें लिखना होती हैं। इसलिए अगर आप फिगर नहीं बनाते और बाकी सारे का सारा थ्योरम एज इट इज़ लिख देते हैं, पूरे का पूरा कॉपी भी कर देते हैं और फिगर नहीं है, तो आपको थ्योरम में 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वैसे फिगर का जो है 1 नंबर होता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसके मुताबिक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लाइन, तो हम एक लाइन बना लेंगे और उसके आगे लिखा हुआ है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, यानी दोनों साइड्स पे एरोज नहीं है इस पे। तो ये हमने एक लाइन बना ली। इसके आप कोई भी नाम रख लें, सपोज ए रख लिया और बी रख लिया, तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद इस लाइन का क्या बनाना है, राइट बाइसेक्टर। राइट मीन्स के इससे 90 डिग्री के एंगल पे होगा और बाइसेक्टर मीन कि इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो अंदाजे से आप इसका सेंटर ले लें और इस पॉइंट का नाम आप रख लें सी। तो ये एक लाइन सेगमेंट था ए बी और इसका सेंटर पॉइंट आपने ले लिया सी। इस पे आपने राइट एंगल पे यानी 90 डिग्रीज के एंगल पे एक लाइन बनानी है। ये अपने अंदाजे से ही बनानी होती है, स्केल की या प्रोटेक्टर वगैरह की जरूरत नहीं है। अब ये एक लाइन है तो इसकी दोनों साइड्स पे एरोज आ जाएंगे। जब लाइन सेगमेंट था तो दोनों साइड्स इसकी क्लोज थी और यहाँ पे इधर भी 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी, नीचे भी, दोनों तरफ 90 के एंगल्स बन रहे हैं। तो ये हो गया राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट हो गई ये भी, और ये इसका राइट बाइसेक्टर हो गया। अब इसके भी कोई नेम्स रख लें आप, एल रख लिया और यहाँ पे एम कह लें, ताकि दोनों लाइंस जो हैं अलग अलग इनको डिस्टिंग्विश किया जा सके। उसके बाद थ्योरम के स्टार्ट में लिखा हुआ है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। ये जो राइट बाइसेक्टर है एल एम, इसके ऊपर कहीं पे भी, नीचे, ऊपर, दरमियान में, नीचे, कहीं पे भी आप कोई एक पॉइंट ले लें। सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और इसका नाम रख लिया पी, बिकॉज ये एक पॉइंट है। तो ये हमारी फिगर जो है वो कंप्लीट हो गई इसके मुताबिक। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड्स। हमें ये प्रूव करना है कि P का A से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस P का B से है। तो ये हमारा सारा थ्योरम जो है वो क्लियर हो गया। अब हमने जब ये फिगर बना ली तो हमारा 1 नंबर हो गया 8 में से। अब हम फिगर के बाद सबसे पहले जो चीज़ लिखनी होती है हमें थ्योरम में, वो होता है गिवन। गिवन में हमें ये लिखना होता है कि हमें इस थ्योरम में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो वो हमें ये बताया गया कि अ लाइन एल एम और ये लाइन है तो इस पे दोनों साइड्स पे एरोज आ जाएंगे। अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स
A line LM intersects AB. Line segment AB। अब ये लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर ये सिंपल लाइन आ जाएगी, जो मैंने बताया था लाइन सेगमेंट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा गिवन हो गया लाइन LM इंटरसेक्ट्स लाइन सेगमेंट AB एट द पॉइंट और किस पॉइंट पे ये लाइन LM AB को कट कर रही है, पॉइंट C पे। तो ये पॉइंट C पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको क्रॉस कर रही है, सच दैट किस तरह कट कर रही है, AC इज इक्वल टू BC। क्योंकि हमने कहा था कि AB का मिड पॉइंट C है, इट मीन्स कि ये दोनों साइड जो है ये आपस में इक्वल है। AC इज इक्वल टू BC, यहां तक हो गया। अब ये जो इक्वल का साइन है, इसके ऊपर यहां पे हम एक टेढ़ी सी लाइन लगाते हैं, इसको टिल्डा बोलते हैं। इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल। सपोज आप कह लें कि ये आपके पास एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों की लेंथ्स आपस में इक्वल है, इनके ऑलमोस्ट जो है एंगल्स भी इक्वल हैं, लेकिन एक लाइन लेफ्ट को जा रही है, एक राइट को जा रही है, तो इनको हम इक्वल की बजाय कॉन्ग्रुएंट कह लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये हमारे पास होता है कॉन्ग्रुएंट। एंड दूसरी चीज जो हमें पता चली वो ये है कि LM एक लाइन है, इज परपेंडिकुलर टू AB, लाइन सेगमेंट है। आप चाहें तो ये पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, एक ही बात है, दोनों चीजें लिखनी है। उसके बाद हम बताएंगे एंड P इज अ पॉइंट ऑन LM। P इज अ पॉइंट ऑन LM। तो ये हमारा गिवन कंप्लीट हो गया। इसमें देखें वो तमाम बातें लिख ली हमने जो हमें बताई गई थी। सबसे पहले हमने कहा एक लाइन LM जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट AB को और पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है कि AC और BC दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, और LM और AB जो है ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और P जो है वो एक पॉइंट हमने ले लिया है लाइन LM के ऊपर। यानी जो जो काम हमने फिगर बनाते हुए किया था वो सारी बातें हमने लिख ली। उसके बाद इसमें होता है टू प्रूफ। टू प्रूफ के हमें इसमें साबित क्या करना है। तो हमने यहां पे पढ़ा था ये प्रूव करना है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड्स। इट मीन्स के प्रूव करना है PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस इज इक्वल है। तो हम इसको लिख देंगे PA डिस्टेंस इज इक्वल टू आवर कॉन्ग्रुएंट PB। तो ये हमने लिख दिया, ये चीज हमें प्रूफ करना है। उसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अब क्या चीज होती है? कंस्ट्रक्शन ये होता है कि जो फिगर हमने ओरिजिनल बनाई है इसके अंदर हम कुछ इजाफा करते हैं जिसको अप्लाई करके हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकें। तो हम क्या करेंगे कि P को A से और P को B से मिला देंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन वाली हम इजाफा करते हैं इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि पता चले कि ये हमने खुद से ओरिजिनल फिगर में इजाफा किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जॉइन P पॉइंट टू A एंड B कि आपने P पॉइंट को A और B से ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। तो ये हमारे पास तीन चीजें आ गई। अब देखें यहां तक जब आपने थ्योरम कर लिया, सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम बनाई तो आपको 1 नंबर मिल गया। उसके बाद आपने इसको पढ़ के डायग्राम को देखते हुए गिवन लिखा और आपके पास 1 नंबर और आ गया, 2 मार्क्स हो गए।
फिर आपने टू प्रूव लिखा तो आपके पास 1 नंबर और मिल गया। जब आपने कंस्ट्रक्शन लिखी तो इसका भी 1 नंबर होता है, तो आपके यहाँ तक लिखने पे 4 मार्क्स आ गए। आप बेशक इसका प्रूफ ना भी लिखे, यहाँ तक अगर आप करके छोड़ देंगे तो आपको 8 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन नहीं है, समटाइम कुछ थ्योरम्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो तो फिगर गिवन और टू प्रूव का 1-1 नंबर होगा, 3 मार्क्स हो जाएंगे, तो बाकी फिर 5 मार्क्स प्रूफ के होंगे। और अगर कंस्ट्रक्शन हो तो यहाँ तक 4 मार्क्स हो जाएंगे, तो 4 मार्क्स जो है वो बाकी कंस्ट्रक्शन के होंगे। अब हम आते हैं इस थ्योरम का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसपे हमें एक्चुअली प्रूफ करना होता है। तो उसके 2 हिस्से होते हैं, उसमें एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उनके आगे उनकी रीजंस लिखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। तो उसके लिए मैं ये रेस करके यहाँ पे प्रूफ लिखता हूँ। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जिसके 4 मार्क्स हैं, इसको हम कहते हैं प्रूफ। इसमें 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट साइड पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उनके अगेंस्ट, हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट उसकी रीज़न लिखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ये लेफ्ट साइड पे ट्राइंगल है ACP और दूसरी ये राइट साइड वाली ट्राइंगल है BCP। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का हम कंपैरिजन करेंगे। तो उसका सिंबल ये होता है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है। इसका नाम रख लेते हैं ACP ट्राइंगल, ये लेफ्ट वाली ट्राइंगल ACP। और इस ट्राइंगल का जो कंपैरिजन करना है उसका ये सिंबल होता है, ये 2 एरोज हैं, एक राइट को जा रहा है एक लेफ्ट को जा रहा है। और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास BCP, राइट साइड वाली ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें दोनों ट्राइंगल्स में ये जो इनकी बेस है दोनों ट्राइंगल्स की, ये आपस में इक्वल है। तो हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट BC। और इसकी रीजन आगे क्या लिखेंगे, ये दोनों क्यों इक्वल है, बिकॉज गिवन में हमें बताया गया था AC इज इक्वल टू BC, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसकी रीजन आ जाएगी गिवन, बिकॉज ये गिवन में हमें बताया गया था कि C जो है AB का मिड पॉइंट है। उसके बाद हम ये एक एंगल लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स का, ये एंगल ACP, एंगल ACP। तो ये C पॉइंट पे एंगल बन रहा है ये वाला। ये एंगल किसके इक्वल या कॉन्ग्रुएंट है, एंगल BCP के। तो ये दोनों एंगल्स जो है ये आपस में इक्वल है। इसकी रीजन भी गिवन में हमें बताई गई है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था LM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये दोनों लाइंस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये एंगल भी 90 का है, ये भी 90 का है। दैट इज आप कह लें PC, क्योंकि ये लाइन LM का पार्ट है, इज परपेंडिकुलर टू AB। और ये हमने गिवन में बताया था। सो ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, के C पे चारों तरफ जो जो एंगल्स बन रहे हैं सारे 90 के, इसलिए ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखें ये जो लाइन है PC, ये लेफ्ट वाली ट्राइंगल को भी टच कर रही है, राइट वाली को भी टच कर रही है। तो हम लिख देंगे PC इज इक्वल टू PC। तो ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। तो ये इसकी रीजन हो गई कि ये PC जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अब देखें दोनों ट्राइंगल्स में एक एक साइड इक्वल हो गई और इन दोनों साइड्स के बिटवीन जो एंगल है वो भी इक्वल हो गया। इट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे, 2 साइड्स और उनके बिटवीन वाला एंगल, दैट इज साइड एंगल साइड पास्टुलेट।
पास्टुलेट मीन के एक लॉ होता है, उसके मुताबिक दो ट्रायंगल्स में अगर कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हो और उनके दरमियान वाला एंगल भी इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट या इक्वल हो जाती हैं। जब ये ट्रायंगल्स इक्वल हो गई तो इनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मीन्स ए पी इज इक्वल टू ए बी। तो ये प्रूफ हो गया। इसकी आगे रीजन लिखेंगे corresponding sides of congruent triangle। ये इसकी रीजन है कि जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, और यही जो AP इज इक्वल टू BP है यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स देखें अब इसमें कितना आसान काम है कि आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने एक फिगर बनाई, इसका एक नंबर हो गया। इस फिगर को देखते हुए आपने गिवन लिखा और टू प्रूफ लिखा, तो इन दोनों का भी एक एक नंबर हो गया, 3 नंबर हो गए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपने सिर्फ क्या किया, P को A से और B से ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास टोटल यहाँ तक 4 मार्क्स हो गए। उसके बाद ये भी बिल्कुल आसान है कि ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, इन दोनों का आपने कंपैरिजन किया, पहले इनकी एक एक साइड को आपने इक्वल कर दिया, इसकी रीजन क्या थी, गिवन। उसके बाद ये वाला जो एक एक एंगल है दोनों ट्रायंगल्स का ये भी आपने इक्वल कर दिया, इसकी रीजन भी गिवन है क्योंकि हमें बताया गया था ये परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल भी 90 का ये भी 90 का, तो दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद जो इनके दरमियान वाली लाइन है PC, इसको हमने 2 दफ़ा लिखा क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स को टच कर रही है, तो ये भी इक्वल हो गई। दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गई। साइड एंगल साइड यानी दो साइड्स और एक एंगल दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल है, तो इस पास्टुलेट के मुताबिक ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, सो AP इज इक्वल टू BP। तो इसकी रीजन हमने लिख दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये थ्योरम जो है ये प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स ये पासिंग मार्क्स सिलसिले का लास्ट लेक्चर था, 3rd पार्ट। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि थ्योरम जो है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके कितने कितने मार्क्स हैं। तो अगर आप MCQs और डेफिनेशंस के साथ ये थ्योरम्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं, 4-5 थ्योरम होते हैं एक यूनिट के अंदर। तो लास्ट लेक्चर जो पार्ट 2 था उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था किस किस यूनिट से थ्योरम आता है और किस किस यूनिट में कितने कितने थ्योरम्स हैं, और टोटल जो हैं डेफिनेशंस हमारे पास कितनी है, MCQs कितने हैं 9th में 10th में। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप YouTube पे लिखिए अली मैथ्स एकेडमी, ये मेरे चैनल का नेम है। जब आप ये लिखेंगे तो उसके बाद जहाँ पे चैनल का नेम आ रहा है या मेरी प्रोफाइल पिक्चर है उसको आप क्लिक करेंगे तो जो पेज ओपन होगा उसमें टॉप पे लिखा होगा एक जगह पे प्लेलिस्ट, उसको क्लिक करेंगे तो पासिंग मार्क्स नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें मेरे इस सिलसिले के तीनों लेक्चर्स मौजूद हैं। तो वहाँ से आप अगर तीनों लेक्चर्स देख लेते हैं और इसके मुताबिक अमल करते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप 9th और 10th दोनों क्लासेस में पास हो सकते हैं, कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए बगैर। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।